Okay, so the next question, which is in the part second, number is 37th, and question asks, which two names are often associated with the cognitive period of modern linguistic? So modern linguistic का जो cognitive period है उसके साथ में जिन दो लोगों का नाम मेजरली हम एसोसिएट करते हैं उनका नाम है the option number is A and the name is Fodor and Slobin. Okay. Next, the term psycholinguist was first used in which period? किस पीरियड में सबसे पहले जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है उसको यूज़ किया गया था, उस वर्ड को यूज़ किया गया था? सो द 38th आंसर इज़ द फॉर्मेटिव पीरियड. फॉर्मेटिव पीरियड में सबसे पहले साइकोलिंग्विस्टिक्स को यूज़ किया गया था. 39. व्हाट डज मॉर्फोलॉजी स्टडी? मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या स्टडी करती है? सो मॉर्फोलॉजी बेसिकली मॉर्फीन, इफ़ यू रिमेंबर हमने पहले भी बात की थी, मॉर्फीन क्या है? वर्ड्स की सबसे छोटी सी यूनिट है. सो जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या करती है? वर्ड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है, उसको स्टडी करती है. देन व्हाट इज़ लेम्मा? लेम्मा किसे कहते हैं? सो जो लेम्मा है वो क्या है? एक जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज डी, द एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम अ वर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? ये क्वाइट जनरल क्वेश्चन है. हाइपोथेसिस क्या होती हैं? हाइपोथेसिस होते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशंस, जिसमें हम केवल सपोज करते हैं कि किसी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है. तो बेसिकली सपोजिशन क्या है? हाइपोथेसिस है. नाउ व्हाट इज द क्लास स्टैंड्स फॉर? सो क्लास जो है इन इंग्लिश वी आर टॉकिंग ऑफ, वो क्या कहलाती है? The computer literacy and studies in the school. So answer is this. Class stands for. So class stands for computer literacy and studies in school. Now, who among the following propounded the concept of paradigm? पार्डिगम शिफ्ट की पहले बात की थी हमने, अभी हम पार्डिगम की बात कर रहे हैं. सो पार्डिगम जो है वो किसने बताया, कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था, सबसे पहले लेकर आए थे? एंड द आंसर इज सी, दैट इज थॉमस कुहन. सो थॉमस कुहन इज द पर्सन which can be said as the propounder of the concept of paradigm. Now 44th, ये इंग्लिश से भी रिलेटेड है और ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन से भी रिलेटेड है. दैट इज़ अफेसिया. अफेसिया किससे रिलेट, क्या डिनोट करता है? बेसिकली अगर हमें एक अफेसिया है तो क्या होगा? ये हमारा जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, बोलने में जो परेशानी हमको होती है, हम सही तरीके से बोलते नहीं हैं लैंग्वेज को, उसे अफेसिया कहा जाता है. नाउ अगेन अ क्वेश्चन related to language. Okay, so वो क्या है? a woman having literary taste, उनको हम क्या कहते हैं? तो ये ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं. एक ये मूवमेंट भी आपने, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, ब्लू स्टॉकिंग मूवमेंट भी आया था. और ब्लू स्टॉकिंग्स किसे कहा जाता है? जो विमेन हैं जिनका टेस्ट लिटरेचर में ज़्यादा है, उनको ब्लू स्टॉकिंग्स कहा जाता है. अच्छा क्वेश्चन है ये. Then the next question is 46th question, which is panegyric is a formal written of oral composition, है ना. ये क्या है? 46 का आंसर है बी, है ना. हम जहाँ पर फॉर्मल राइटिंग में जब हम किसी को लॉड कर रहे होते हैं, लॉडिंग अ पर्सन मतलब किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसी के बारे में बता रहे होते हैं कि ये पर्सन अच्छा है ना, क्यों अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें उसकी हम एड ऑन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैनेग्रिक कहेंगे. देन 47th, द टर्म साइंस फिक्शन. 47th, द टर्म साइंस फिक्शन जो है वो किसने कॉइन किया था? सो साइंस फिक्शन जो है वो अर्नेस्ट एक्करमैन ने इसको कॉइन किया था. साइंस फिक्शन हम सभी जानते हैं कि लिटरेरी टर्म है और सो प्रोज से रिलेटेड है. सो साइंस फिक्शन जो है वो अर्नेस्ट एक्करमैन ने उसको क्या किया था? कॉइन किया था.
Now the 48th question, which of the following is not a generally accepted aspect of a dialect? डायलेक्ट का इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें हम डायलेक्ट में उसको एस्पेक्ट हुए ना हम इंक्लूड नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना. So for that answer is nemesis. Nemesis is the aspect of any dialect that is not accepted. Nemesis. 49th, a term that implies literature which has no or not much significance. उसको क्या कहते हैं? जो ऐसा लिटरेचर जो कम या तो उसकी सिग्निफिकेंस है या बिल्कुल भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम उसको ग्रब स्ट्रीट कहते हैं. ऐसे लिटरेचर को हम क्या कहते हैं? ग्रब स्ट्रीट लिटरेचर कहते हैं. And the final question for today is related again to the universal grammar which is being given by Noam Chomsky. और ये जो 50th का आंसर है वो है बी. तो यूनिवर्सल ग्रामर बेसिकली क्या है? एक ऐसा वो कंसेप्ट उन्होंने देना चाहा कि जो सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, नेचुरल लैंग्वेज हैं, हम उनको एक फंडामेंटली हम उन्हें समझ सकते हैं कि उनके जो रूल्स हैं वो सब सेम है. बेसिक रूल जो ग्रामर के हैं वो सब सेम है. तो सारी लैंग्वेजेस जो हैं और सब सेम है. नेचुरली जो लैंग्वेजेस बनी हैं उनकी जो फंडामेंटल्स हैं वो सब सिमिलर हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए उनकी जो ग्रामर फाउंडेशन है वो भी सेम रहेगी. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं. If yes, then please hit the like button of the video, and it will definitely encourage me to pour out many more questions in this series of the SSSB TGT. Thank you.